हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बाल विकास की सीरीज में लेकर आए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे दिया था जीन पियाजे ने। ये जो सिद्धांत है ये सभी टेट परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव मतलब होता है धारणा या फिर कॉन्सेप्ट। अब जो जीन पियाजे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, उनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 ईस्वी में। ये एक जीवशास्त्री थे और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ये जो परीक्षण है, ये जो थ्योरी है, वो अपनी ही 2 बेटियों और एक बेटे के ऊपर परीक्षण करके काफ़ी सालों तक परीक्षण किया और फिर उससे जो रिजल्ट निकल कर आया उसके ऊपर ये सिद्धांत दिया। इन्होंने फ्रेंच स्कूल के कुछ बच्चों पर भी प्रयोग किया था, लेकिन ये जो थ्योरी है ये इन्होंने अपने ही बेटी और अपने बेटे के ऊपर परीक्षण करके ये वाला सिद्धांत दिया था। अब इसके जो पद हैं वो काफ़ी सारे पद हैं, क्योंकि इन पदों के आधार पर ही हम इस कॉन्सेप्ट को, हम इस थ्योरी को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो कौन कौन से पद हैं देखते हैं हम। पहला पद है अनुकूलन। इस अनुकूलन को हम 2 प्रक्रियाओं में पूरा करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रक्रिया कौन सी है, आत्मसातीकरण, और दूसरी क्या है, समायोजन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सम्य धारण, थर्ड स्कीमा, फोर्थ संज्ञानात्मक संरचना। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक संक्रिया, स्कीम्स और विकेंद्रण। ये जो सारे इसके पद हैं, इन पदों के आधार पर ही संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो मिलकर बना है। यानी ये सारे जो पद हैं ये इसमें यूज़ हुए हैं। अगर हम इनको अच्छे से समझ लेंगे तो सारा जो आगे का हमारा सिद्धांत है वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पद था हमारा अनुकूलन, इसको समझते हैं हम। अब अनुकूलन क्या है, अनुकूलन क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या होता है, अनुकूलन। ठीक है। यानी जैसा वातावरण है वैसा ही हमने अपने आप को ढाल दिया, तो ये क्या हुआ, अनुकूलन हो गया। अब ये जो अनुकूलन है वो 2 प्रक्रिया में होता है। तो पहली प्रक्रिया क्या है, पहली प्रक्रिया है आत्मसातीकरण। अब इसको कहा जाता है एसिमिलेशन। अब आत्मसातीकरण, जैसे नाम से को क्लियर हो रहा है, आत्मसातीकरण यानी कि इसको जैसा हम ज्ञान बाहर देख रहे हैं, जैसा हमें समझाया जाता है, जैसा हमें पढ़ाया जाता है, उसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है, आत्मसातीकरण। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि पूर्व ज्ञान को, नए ज्ञान, जो नया ज्ञान हमें मिला, हमने पूर्व ज्ञान के साथ उसको और जोड़ दिया, यानी उसमें एडप्ट कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आत्मसातीकरण। अब समायोजन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। तो ये समायोजन क्या है, तो जो हमारा पूर्व ज्ञान है ना, उसमें हमारा जो नया ज्ञान आया उसमें हम क्या करेंगे, उस पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करने के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। एज इट इज़ नहीं ऐड करेंगे। आत्मसातीकरण में हमने क्या किया, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने के लिए एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन समायोजन क्या है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को एडप्ट तो किया, लेकिन उसमें कुछ क्या किया, समायोजन किया, कुछ परिवर्तन किया। और वो जो परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया। वो परिवर्तन क्यों किया, वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए। ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए, बालक है ना, तो जब बालक किसी गाय को देखता है तो वो पूछता है अपनी मम्मा से, पापा से कि मम्मा ये कौन है, तो उसको बताया जाता है कि ये गाय है। तो वो अपने दिमाग में ये जो नया ज्ञान उसे मिला है वो उसको आत्मसातीकरण करता है कि गाय के 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वैसा वो अपने दिमाग में उसको ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेता है, आत्मसातीकरण कर लेता है। फिर वो वैसा ही स्ट्रक्चर, जैसे भैंस को अगर देखता है तो वो उसे भी गाय समझता है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि ये गाय नहीं, ये भैंस है।
तो उसने क्या किया, जो उसको ज्ञान मिला है ना, जो नया ज्ञान मिला है उसमें उसने परिवर्तन किया। तो परिवर्तन करके उसने उस नए ज्ञान को समायोजित किया, तो इसे कहा जाता है समायोजन। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, आत्मसातीकरण और समायोजन को अलग अलग समझ लिया। आत्मसातीकरण जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेना, और समायोजन उस जैसा एक्सेप्ट किया है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना और फिर उसमें समायोजन करना। अब हमारा अगला पद कौन सा है, विकेंद्रण। विकेंद्रण किसे कहते हैं, जब हम किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोचते हैं, है ना, तो जो हमारी सही रूप में सोचने की जो क्षमता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विकेंद्रण। अगला पद है स्कीमा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। अब हम अगर स्कीमा को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्कीमा क्या है, स्कीमा को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं मेमोरी। जैसे हम कोई कंप्यूटर लेकर आए अगर, तो कंप्यूटर में पहले से ही मेमोरी फीड होती है, तो वो जो मेमोरी फीड है, जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, वही क्या है, स्कीमा है। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क में पहले से ही जो सूचनाएं संगठित हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्कीमा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, इसको सिंगल कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब अगला पद कौन सा है, मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया क्या होती है कि जैसे समस्या के समाधान के लिए जो भी हम एफर्ट करते हैं, जो भी हम चिंतन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मानसिक संक्रिया कहा जाता है। अगला पद है हमारा संतुलन। संतुलन किसे कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था आत्मसातीकरण, तो बालक जब आत्मसातीकरण करता है और समायोजन करता है, इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में वो जो संतुलन स्थापित करता है, यानी आत्मसातीकरण और समायोजन में वो जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस के लिए वो क्या करेगा, उनमें संतुलन स्थापित करेगा। तो ये जो संतुलन है ये आत्मसातीकरण और समायोजन में के बीच का एक ब्रिज है, दोनों में समायोजन करता है। अब आती हैं जीन पियाजे की अवस्थाएं, जीन पियाजे के विकास सिद्धांत की अवस्थाएं, यानी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो ये जो अवस्थाएं हैं वो 4 हैं, यानी 4 स्टेजेस में है। सबसे पहली जो अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि चलती है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलती है। अब पहली अवस्था जो हमारी है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें बालक की कौन कौन सी गतिविधियां रहती हैं, इसमें बालक क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और अगर हम देखें तो इसमें ये जो अवस्था है, ये इस अवस्था में संवेदी समझ उत्पन्न हो जाती है बालक में। जो बच्चा है, जो 2 वर्ष तक का बच्चा है, उसमें संवेदी समझ उत्पन्न हो जाती है इस अवस्था में। क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी कि जो आँख, नाक, कान, त्वचा, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनके माध्यम से वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। यानी कि वातावरण में जो ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है वो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। और जैसा कि इस अवस्था का नाम है गामक अवस्था, तो गामक अवस्था क्या है, तो ये जो गामक क्रियाएं करता है, इसीलिए इस अवस्था का नाम पड़ा है गामक। और संवेदी यानी कि संवेद के माध्यम से, है ना, इंद्रियों के माध्यम से जो गामक क्रियाएं करता है। तो गामक क्रिया कौन सी होती है, जैसे कोई भी वस्तु पकड़ना, जैसे हम अगर छोटे बच्चे को उंगली पकड़ाएंगे तो वो उंगली पकड़ेगा, ऐसे ही चीज़ों को देखकर वो मुस्कुराता है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी क्रियाएं करता है, गामक क्रियाएं करता है, जैसे चूमना, कभी पेन को ऐसे ही पकड़ लिया, और ऐसे ही जैसे लाइनें वगैरह खींचना, एकदम परफेक्ट लाइन तो नहीं, लेकिन हाँ वो लाइन वगैरह जो खींचता है, इस तरह से वो गामक क्रियाएं करता है। और इसमें क्या करता है बालक, इसमें अर्धभाषी हो जाता है। अर्धभाषी का मतलब वो टूटे फूटे शब्द बोलने लगता है।
अब हमारी आती है अगली अवस्था। अगली अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि चलती है 2 से 7 वर्ष तक। अब इसमें बालक की कौन सी गतिविधियाँ रहती हैं? इसमें क्या करता है बालक? शब्दों और प्रतीकों और चित्रों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है, सीखता है। और क्योंकि ये अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इसमें वो क्या करता है? सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि जैसे अगर उसको कुछ दे दिया जाए, अलग अलग बर्तनों में कुछ दे दिया जाए, तो वो नहीं बता पाएगा कि इसका अनुपात कितना है, नहीं बता पाएगा वो। ऐसे ही सही प्रकार का चित्र भी नहीं बना पाएगा वो अभी। और जीववाद के गुण देखने को मिलते हैं इसमें, जीववाद के गुण देखने को मिलते हैं। यानी कि वो निर्जीव चीज़ों को भी क्या करता है? जीववाद क्या होता है? निर्जीव चीज़ों को भी वो सजीव समझने लगता है। जैसे हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड्डियों को वो एकदम जैसे वो सजीव हों ऐसे ट्रीट करते हैं। उनको खाना खिलाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको कपड़े पहनाएंगे, उनको चांटे मारेंगे तो बोलेंगे इसको लग जाएगी। इस तरह से क्या होगा? वो निर्जीव को भी सजीव समझने लगते हैं। अब इस अवस्था में वो गुणा, घटाव, जोड़, बाकी ये सब कर लेते हैं, लेकिन नियम नहीं समझ पाते कि कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है। और इस अवस्था में भाषा का विकास भी हो जाता है। वो बनावटी खेल खेलते हैं, जैसे हमने भी बचपन में बहुत गेम खेले हैं। ये घर घर खेलते थे, गुड्डे गुड्डियों को रख के और फिर दूल्हा दुल्हन बना के, इस तरह से वो बनावटी खेल खेलते हैं। और टीवी और कार्टून पर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। अब हमारी अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये है 7 से 11 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे हमारा नाम से ही हमें पता चल रहा है मूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्रिया, संक्रिया करना। तो जो हमारा चिंतन होगा, यानी कि जो बालक का चिंतन होता है इस अवस्था में, वो कैसा होगा? तर्क पर आधारित रहता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन तर्क पर आधारित रहता है। यानी अब उसे पता चल जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह से, किस लॉजिक के थ्रू हमारे पास आई है, या इस पर कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। और मूर्त चिंतन का इसमें समावेश रहता है। सही अनुपात का अब वो अंतर कर लेते हैं। जो चीज़ उनके सामने है उसके अनुपात को वो समझने लगते हैं। कौन सा अनुपात कम है, कौन सा अनुपात ज़्यादा है, वो उसको समझने लगते हैं। इससे पहले वाली अवस्था में वो इस अनुपात का अंतर नहीं कर पाते थे। अलग अलग आकार की वस्तुएं, अलग अलग भार और जो अलग अलग क्रम है, उनको वो समझने आने लगता है। इस अवस्था में वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि मूर्त चिंतन करने लगते हैं। इसीलिए जो आकार, अलग अलग आकार है, भार है, उन सबको वो समझने लगते हैं। सही तुलना कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी हमारे लिए। और जो लॉजिकल पार्ट है वो डेवलप होने लगता है इस अवस्था में। अब जो हमारा मेन है रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है वो इस अवस्था में पाई जाती है। अब ये क्या है रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन? जबकि इसकी पहले वाली जो अवस्था थी उसमें ये दोनों ही गुण नहीं पाए जाते हैं। ना ही रिवर्सिबिलिटी होता है और ना ही कंजर्वेशन होता है, क्योंकि उस अवस्था में लॉजिकल पार्ट डेवलप हमारा नहीं हो पाता। क्या होता है रिवर्सिबिलिटी? रिवर्सिबिलिटी मतलब जैसे बच्चा है, उसकी जो मदर है उसको ये पता है कि ये मेरी मदर है, लेकिन मदर की जो मदर है वो मेरी नानी है, और उस नानी का मेरी मदर के साथ क्या रिलेशन है वो ये चीज़ें रिवर्स करके समझ सकता है। यानी कि जो आगे रिवर्स में जो रिलेशन है, यानी कि एक चीज़ जो गई सीधे और उसके बाद अपोजिट में आई, वो सारे वो चीज़ें वो समझने लगता है। जबकि इससे पहले की अवस्था अगर हम देखें, जो हमारी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में ये गुण नहीं पाया जाता है। इस अवस्था में वो कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी का गुण इस अवस्था में नहीं पाया जाता। वो नहीं समझ पाता है कि जो मेरी मदर है, मेरी मदर है, वो मेरी मदर तो है लेकिन वो मेरी नानी की बेटी भी है। वो इस तरह के जो लॉजिकल थिंकिंग है वो उसको वो
इस अवस्था में डेवलप नहीं हो पाती है, लेकिन इस अवस्था में ये जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप इसकी हो जाती है। ऐसे ही कंजर्वेशन मीन्स जैसे पानी है, उसको सेम क्वांटिटी में जो पानी है हमने उसको 2 बर्तनों में, अलग अलग बर्तनों में रखा सेम क्वांटिटी में, तो वो ये समझ गया। लेकिन फिर एक बर्तन को हमने चेंज करके किसी बड़े बर्तन में, क्वांटिटी वही रही, किसी बड़े बर्तन में डाल दिया, तो वो समझ गया कि बर्तन बड़ा है लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम है। यानी कि वो समझ गया कि केवल इसकी कंजर्व करने की जो पावर है वो चेंज हुई है, बाकी उसकी जो एबिलिटी है वो वही है। तो इस तरह से वो ये चीज़ें समझने लगता है। ऐसे ही वो तथ्यों को समझने लगता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ बिल्ट हुई है, किस तरह से कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है, तो वो सारे तथ्यों को समझने लगता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अवस्था की तरफ। ये है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अब जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, अमूर्त यानी कि वो चीज़ें जो हमें सामने दिखाई नहीं देती है। इससे पहले वाली अवस्था थी मूर्त अवस्था, ये है अमूर्त अवस्था। ये चलती है 11 से 15 वर्ष अवस्था तक, उम्र तक। इस अवस्था में जो बालक है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि वो जो वस्तु सामने नहीं है उसका भी वो चिंतन कर सकता है, उसके बारे में भी सोच सकता है कि ये जो वस्तु है जिसके बारे में मुझे बताया गया है या बताया जा रहा है वो कैसी दिखती है या कैसी दिखती होगी। ऐसे ही वो कारण और परिणाम को समझने लगता है कि किस कारण से इसका ये परिणाम आया है। अब जो उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग की जो पावर थी वो और ज़्यादा डीप होने लगती है, क्योंकि ये अवस्था है अमूर्त अवस्था, तो लॉजिकल थिंकिंग की जो पावर है वो और ज़्यादा डीप होने लगती है। कल्पना पर आधारित उसका चिंतन काम करने लगता है, यानी कि कल्पना पर आधारित वो चिंतन करने में सक्षम रहता है। किसी चीज़ को सिर्फ इमेजिन करके उसके अकॉर्डिंग योजना बनाना, आगे की प्लानिंग करना, वो सारा ये काम कर सकता है। और इस अवस्था में अपनी सोच और दृष्टिकोण का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, तो ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से बाल विकास से संबंधित अलग अलग टॉपिक लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम लाएंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।